हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी लॉजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर 302 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का प्रथम अध्याय आत्म परिचय पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आज हम लोग इस पाठ के 8 कविता पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसके अर्थ, उसकी व्याख्या और उसके भीतर आए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा वीडियो का पहला भाग है। पाठ को जानने से पहले हम लोग थोड़ा कवि परिचय प्राप्त करते हैं, अर्थात पाठ के भीतर बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयाग के चक मोहल्ले में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुई थी। कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार, कोई भी लेखक अपनी रचनाओं से ही ख्याति प्राप्त करता है। बच्चन जी ने भी बहुत तरह की रचनाएं लिखी हैं, अर्थात विविध क्षेत्रों में रचनाएं की है। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, अनुवाद भी किए हैं इत्यादि। आइए हम लोग उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा ख्याति उन्हें कविता लेखन से, अर्थात काव्य के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका आदि। उनके प्रमुख अनुवाद हैं मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, उमर खयाम की रुबाइयाँ। उनके प्रमुख आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी हैं, जिसमें खयाम की मधुशाला, सोपान, जनगीता, कवियों के सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान आदि। उन्हें उनकी रचनाओं के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कमल पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार आदि। जब तक हमारा कवि के विचारों से परिचय ना हो, तब तक हम उसकी रचना के अर्थ, भाव और प्रतीकात्मक संदेश तक नहीं पहुंच सकते। बच्चन जी के काव्य सृजन का समय हिंदी कविता के छायावादी युग के ठीक बाद का है। छायावादी कविता में जो रोमानीपन है, भाषा में लालित्य के प्रति जो मोह है और जीवन के यथार्थ के साथ साथ जो निरपेक्षता का भाव है, वह उन दिनों क्षीण हो रहा था। कविता कल्पनाओं के मनोरम संसार से ऊबकर जीवन की वास्तविकता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। दुनिया 2 महायुद्धों के भीषण मार काट और तबाही भोग चुकी थी। युद्ध के कारण आम आदमी का हृदय बुरी तरह विकल था, कष्ट में था। आर्थिक संकटों का बोझ बढ़ रहा था। बाहर की हिंसा ने अंदर के मन को लहूलुहान कर दिया था, तोड़ के रख दिया था। ऐसे में बच्चन जी अपनी कविता में भाषाई सरलता के साथ साथ अभिव्यक्ति की सरलता को भी लेकर काव्य जगत में आए। उन्होंने सादगी के साथ सहजता के उपकरणों से कविता को रख और उसमें मनुष्य मन की विकलता को प्रस्तुत किया। आइए आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका उद्देश्य जान लेते हैं। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, अर्थात स्वयं को जानना ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है।
कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। आइए अब अपनी कविता को, अर्थात जो पाठ जिसका हम लोग 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसका वाचन कर लेते हैं, सस्वर पढ़ लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं पुनः एक बार पढ़ देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, इसका उच्चारण किस तरह होगा इसलिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पाठ की व्याख्या करने से पहले कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है, जैसे संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि संदर्भ क्या है। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम अर्थात शीर्षक और रचनाकार, कवि या लेखक का नाम लिखते हैं। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखते हैं। अब प्रसंग क्या है? अगला प्रश्न है प्रसंग क्या है। प्रसंग के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से रचनाकार, कवि या लेखक जो भी हो, अगर गद्यांश हो तो लेखक और पद्यांश हो तो कवि का क्या कहना है, अर्थात वे क्या कहना चाहते हैं, उसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है व्याख्या क्या है। व्याख्या क्या है उसका उत्तर है व्याख्या के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश में कही गई प्रमुख बातों को अपने शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा, अपने शब्दों में विस्तार के साथ समझाया जाता है तथा उसके मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। एक बार पुनः कह रहा हूं कि व्याख्या के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश में कही गई प्रमुख बातों को अपने शब्दों में विस्तार के साथ समझाया जाता है तथा उसके मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष क्या है। विशेष के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश की विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है कि उसके मूल भाव को एक शब्द में व्यक्त करना होता है। एक वाक्य, माफ कीजिएगा, एक शब्द नहीं, एक वाक्य या जितना संक्षिप्त हो सके। गद्यांश में या पद्यांश की भाषा शैली कैसी है, यानी उसकी जो भाषा है वह कैसी है, उसमें किस तरह के छंद का प्रयोग हुआ है, उसमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है इत्यादि। अगर आसान सी भाषा में कहें तो उसका भाव पक्ष और कला पक्ष, यानी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। आप ये बातें क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि भाव सौंदर्य क्या है और शिल्प सौंदर्य क्या है। हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। अब इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। जैसे जग जीवन, इसका अर्थ है सांसारिक गतिविधि। झंकृत का अर्थ है वीणा के तारों को बजाकर स्वर निकालना। स्नेह का अर्थ है प्रेम। सुरा का अर्थ है
मदिरा, पान का अर्थ है पीना, ध्यान किया का अर्थ है परवाह करना, जग की गाते का अर्थ है संसार की प्रशंसा करना। अब हम लोग इस काव्यांश का संदर्भ देखते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। हम पहले ही बता चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है, लिया गया है या अवतरित है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। एक बार पुनः बोल देता हूं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब इस काव्यांश का प्रसंग क्या है वह देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने संसार के साथ अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को स्पष्ट किया है। किन संबंधों को स्पष्ट किया है? द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को स्पष्ट किया है। अब कविता की व्याख्या देखते हैं, अर्थात काव्यांश की व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूं। कौन? मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूं, परंतु इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। जीवन में समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तार है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। वे अपनी प्रेयसी की बात कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी सुरा का पान कर लिया है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। कवि कह रहे हैं कि उसने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि संसार के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार आचरण करते हैं, चलते हैं तथा उसका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की सुनता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। अब इस काव्यांश में विशेष बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है तथा निजी प्रेम को सहर्ष स्वीकार किया है। क्या किया है? संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है और निजी प्रेम को सहर्ष स्वीकार किया। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात इसकी भाषा सहज है और तत्सम प्रधान है। अब सारांश जान लेते हैं। कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख, दुख, यश, अपयश, हानि, लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी है, अर्थात वह संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। कौन? कवि। वह संसार को अपने गीतों, द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। आइए अब काव्यांश में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न
उससे आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जग जीवन अर्थात रिश्ते नातों का भार लिए फिरता है। किसका? जग जीवन अर्थात रिश्ते नातों का भार लिए फिरता है। दूसरा प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं से कवि का तात्पर्य सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों को निभाने से है, जिसे न चाहते हुए भी उसे निभाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, सांसों के दो तार से कवि का क्या तात्पर्य है? सांसों के दो तार से कवि का क्या तात्पर्य है? उसे किसने झंकृत किया होगा? अंदाजा आप लगा सकते हैं किसने झंकृत किया होगा। मैंने कुछ देर पहले ही आपको हिंट दिया था। तो उत्तर है, सांसों के दो तार से कवि का तात्पर्य उसके जीवन में भरे प्रेम से है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। यह प्रेम उसकी प्रेयसी का, उसकी प्रेमिका का है, जिसने उसके सांसों के तार को झंकृत कर दिया है। यह प्रेम उसकी प्रेयसी का है, जिसने उसके सांसों के तार को झंकृत किया है। अगला प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा से कवि का आशय प्रेम की मादकता से है, जिसे कवि हर पल अनुभव करता है तथा जिसके कारण उसके मन के तार झंकृत होते रहते हैं। एक बार पुनः बोल दे रहा हूं, स्नेह सुरा से कवि का आशय प्रेम की मादकता से है, जिसे कवि हर पल अनुभव करता है तथा जिसके कारण उसके मन के तार झंकृत होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय स्पष्ट कीजिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि के अनुसार जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय यह है कि यह संसार उन लोगों की स्तुति, प्रशंसा और गुणगान करता है जो संसार के अनुरूप चलते हैं, अनुसार चलते हैं। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न जो आप यहाँ देख रहे हैं, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता है। कैसे? सार्वजनिक तौर पर, तथा अपने कष्टों के बावजूद भी संसार में प्रेम बांटता है। वह संसार के नियमों की परवाह नहीं करता और संसार की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति पर करारा प्रहार करता है। वह संसार की भत्सना करता हुआ कहता है कि यहाँ केवल उन्हीं की स्तुति, प्रशंसा और गुणगान होता है जो उसके अर्थात संसार के स्वार्थ सिद्धि में सहायक होते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं इसका भाव सौंदर्य। कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता है तथा अपने कष्टों के बावजूद भी संसार में प्रेम बांटता है। वह संसार के नियमों की परवाह नहीं करता और संसार के स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति पर करारा प्रहार करता है। वह संसार की भत्सना, आलोचना करता हुआ कहता है, यहाँ केवल उन्हीं की स्तुति और गुणगान होता है जो उनके अर्थात संसार के स्वार्थ सिद्धि में सहायक होते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः बोल दे रहा हूं कि जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है।
स्नेह सुरा वो सांसों के तार में रूपक अलंकार है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की त्रुटि होने पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफ़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे प्रश्न कीजिएगा, मेरी त्रुटियों को बताइएगा। चेष्टा करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस खंड से कोई भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। इसके साथ आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे फॉलो करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर हिंदी लॉजिक @हिंदी लॉजिक से आप लोग मुझे ढूंढ सकते हैं। मैंने नीचे लिख दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बाकी का भाग पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।